हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था प्रोटोजोआ या फिर सीलियोफोरा के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन जो टॉपिक है यानी पैरामीशियम में पोषण जो है वो किस प्रकार से होता है, ये लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पैरामीशियम में जब न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं यानी पोषण की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए थे, विभिन्न चरण जो हैं वो अपनाए थे और उन चरणों को फॉलो करके यानी उन स्टेप्स को फॉलो करके जो पैरामीशियम है वो न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करता है या पोषण जो है वो प्राप्त करता है। जिसमें पहला हमने देखा था इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल यानी भोजन का अंतर्ग्रहण। सेकंड में हमने देखा था डाइजेशन या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है पाचन। थर्ड में हमने देखा था कि जैसे ही फूड का डाइजेशन हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किया जाता है यानी भोजन का अवशोषण किया जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। फिर उसका स्वांगीकरण किया जाता है यानी एसिमिलेशन किया जाता है, जहां पर ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए गए हैं, पोषक तत्व अवशोषित किए गए हैं, इनका अलग अलग प्रकार से उपयोग जो है वो किया जाता है। और उसके बाद में जो लास्ट हमने पॉइंट देखा था वो ये देखा था कि इजेशन होता है। इजेशन मतलब अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है वो किया जाता है, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपचित भोजन है, उनको शरीर से निकालना भी आवश्यक होता है, तो उनको इजेशन के थ्रू शरीर से बाहर जो है वो कर दिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में हमारा जो टॉपिक न्यूट्रिशन था वो हो गया था कंप्लीट। और अभी हमें पढ़ना है नया टॉपिक पैरामीशियम का, जिसका नाम है आपका रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम या फिर हिंदी में कहा जाएगा पैरामीशियम में जनन। तो हेडिंग डालेंगे पैरामीशियम में जनन, हेडिंग डालेंगे पैरामीशियम में जनन, पैरामीशियम में जनन, पैरामीशियम में जनन। ठीक है, पैरामीशियम में जनन लिखेंगे लिखेंगे पैरामीशियम सामान्यतः, पैरामीशियम में जनन लिखेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, और लिखेंगे पैरामीशियम में जनन सामान्यतः, पैरामीशियम में जनन सामान्यतः अलैंगिक वे, अलैंगिक मतलब असेक्सुअल, अलैंगिक जनन विधि, अलैंगिक जनन विधि, इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड तथा लैंगिक जनन विधियों के द्वारा, तथा लैंगिक जनन विधियों के द्वारा, लैंगिक जनन विधियों या इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा संपन्न होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के द्वारा संपन्न होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन पैरामीशियम reproduction take place with the help of, in paramecium reproduction take place with the help of, reproduction take place with the help of asexual reproduction methods, with the help of asexual reproduction methods, asexual reproduction methods and sexual reproduction methods, and sexual reproduction methods, sexual reproduction method, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू पैरामीशियम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। पहला पढ़ लेते हैं, पहला पढ़ेंगे अलैंगिक जनन विधि, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इंग्लिश में लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपलेस्ट मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जनन की सबसे सरल विधि होती है ना। तो लिखेंगे यह है जनन की सबसे सरल विधि, यह है जनन की सबसे सरल विधि, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और वो कौन सा है? जनन की सबसे सरल विधि द्विविखंडन। द्विविखंडन इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन की सहायता से, बाइनरी फीजन की सहायता से संपन्न होता है। बाइनरी फीजन का मतलब क्या है? वन ऑर्गेनिज्म गेट डिवाइडेड इनटू टू हाफ, दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। बाइनरी फीजन हिंदी में नाम में दिख रहा है द्विविखंडन, यानी जो एक जीव होगा वो दो भागों में बट जाएगा, और जो दो भाग बनेंगे, जो दो पार्ट्स बनेंगे, दो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, दे विल इंडिविजुअली बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो अलग अलग जीवों की तरह वो व्यवहार करने लग जाएंगे, जो खंड बनेंगे। तो इसी को हम द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन asexual reproduction take place with the help of asexual reproduction take place with the help of simplest method of reproduction, simplest method of reproduction, simplest method of reproduction, simplest method of reproduction, डैश करके नाम लिखेंगे बाइनरी फीजन, डैश करके नाम लिखेंगे बाइनरी फीजन, डैश करके नाम लिखेंगे बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन। चलो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियों में, ये सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, ये सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। बाइनरी फीजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा, तो ये सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। इट कॉमनली अकर इन फेवरेबल कंडीशंस, इट कॉमनली अकर इन फेवरेबल कंडीशन, इट कॉमनली अकर इन फेवरेबल कंडीशन। अब होता कैसे है वो देख लेते हैं, है ना। होता कैसे है वो देख लेते हैं, फिर उसकी थ्योरी जो है मेंशन कर लेंगे। तो लिखेंगे इसमें डायग्राम को समझ लेंगे पहले, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा दूंगी। आई होप सो डायग्राम जो है वो इजीली विजिबल है आपको, है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। फिर इसके सारे पॉइंट्स जो है हम मेंशन कर लेंगे। ये हमने पैरामीशियम
पहला वाला बना दिया, पहला पैरामीशियम। फिर ये पैरामीशियम में थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रूव बनने लग जाएगी, खांच बनने लग जाएगी, और दोनों खांचों के पास में अलग अलग अपना गलेट बनने लग जाएगा। खांच बन गई, और एट लास्ट दो पैरामीशियम का क्या हो गया, फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं इसकी लेबलिंग करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले कि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है यानी वृहद केंद्रक, वृहद केंद्रक, वृहद केंद्रक या मैक्रो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये मैक्रो न्यूक्लियस बेटा बड़ा होने लगता है, एनलार्ज होने लगता है ना, अपनी लंबाई जो है वो बढ़ाने लगता है, अपनी लेंथ इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा होगा आपको, इंक्रीज कर रहा है। और आपको याद रखना है कि जैसे ही ये मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो लास्ट में अपनी इतनी लंबाई बढ़ा लेता है कि लास्ट में वो दो न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये हो गया मैक्रो न्यूक्लियस या वृहद केंद्रक, और इसके पास में नीचे है संकुचनशील रिक्तिका, हिंदी में है संकुचनशील रिक्तिका। अभी संकुचनशील रिक्तिका ने कुछ नहीं किया, पहले भी संकुचनशील रिक्तिका एक ही है और यहाँ पर भी संकुचनशील रिक्तिका एक है। ये यहाँ पर वृहद अणु, वृहद अणु नहीं सॉरी, वृहद केंद्रक, वृहद केंद्रक, वह वृहद केंद्रक असूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है, असूत्री विभाजन करता है, अमाइटोसिस करता है, ठीक है। अब जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये लिखेंगे सूक्ष्म केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है, सूक्ष्म केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है, सूक्ष्म केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। बी वाले स्टेप में यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल बनता है जिसे हम बोल सकते हैं माइटोटिक स्पिंडल यानी समसूत्री, समसूत्री तर्कुतंतु, तर्कुतंतु स्पिंडल बनते हैं, और यहाँ पर नई मुख गुहा का निर्माण होता है। मतलब एक मुख गुहा तो ये रही है ना, एक मुख गुहा, एक ओरल कैविटी तो ये रही, एक ओरल कैविटी और बन जाती है, तो नई मुख गुहा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओरल कैविटी। यहाँ पर नई, अब देखो पहले ये रही एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका ये रही, यहाँ पर भी एक नई संकुचनशील रिक्तिका बन गई, ये नई संकुचनशील रिक्तिका है। तो नई संकुचनशील, नई संकुचनशील रिक्तिका निर्माण। मैं इसका डायग्राम तो अभी लिख ही लेंगे, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो नई संकुचनशील रिक्तिका का निर्माण, अब ध्यान से सुनेंगे। देखो नया मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, मैक्रो न्यूक्लियस बन गया, यानी जो वृहद केंद्रक था वो डबल हो चुका है। माइक्रो न्यूक्लियस जो है, सूक्ष्म जो केंद्रक है वो भी डबल हो चुका है। फिर अब लास्ट में हमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर संकुचनशील रिक्तिका है उसको भी डबल कर देना है। फिर ये सारी चीजें लेकर बेटा गलेट या गुहा, मुख गुहा जो थी वो भी दो बन चुकी थी। इन सारी चीजों को लेकर हमारी दो नई पुत्री पैरामीशियम कोशिकाएं बन जाती है, दो नई पुत्री पैरामीशियम कोशिका बन जाती है, दो नई पुत्री पैरामीशियम कोशिका का निर्माण, पैरामीशियम कोशिका का निर्माण, दो डॉटर सेल्स बन जाती है नई पैरामीशियम की,
चार काम हुए हैं, ध्यान से सुन लेंगे। सबसे पहले मैक्रो न्यूक्लियस जो है वृहद केंद्रक दो भागों में बटा, फिर माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो दो भागों में बटा, फिर जो मैं बोल सकती हूँ गलेट थी, मुख गुहा, ओरल कैविटी, वो भी दो हो गई, और लास्ट में बेटा सबसे लास्ट में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो हो गई दो। फिर बीच में इनके फरों का फॉर्मेशन हुआ, खांच बनी, और खांच बनने के बाद में लास्ट में यहाँ से ये इस तरीके से डिवाइड होगा और दो पैरामीशियम सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो एक बार इस डायग्राम को फटाफट से छोटू सा फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आप लोग ड्रॉ करेंगे, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवाऊंगी। आई होप सो सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही है। शुरू में मैक्रो न्यूक्लियस है ब्लू कलर का, और नीचे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो स्टार शेप्ड है बेटा, तारा आकृति की है संकुचनशील रिक्तिका, तारा आकृति की है संकुचनशील रिक्तिका। बाइनरी फ्यूजन ऑफ पैरामीशियम में यही याद रखना है आपको, चार चीजें बटेंगी। पहले वृहद केंद्रक दो बनेंगे, यानी मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो दो डिवाइड होकर बनाएंगे, मतलब एक डिवाइड होगा दो बनेंगे। फिर माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर दो माइक्रो न्यूक्लियस बनाएगा। फिर उसके बाद में हमारा माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल ये जो बीच में ऑरेंज कलर की लंबी सी लाइन दिख रही है ना, ये है माइटोटिक स्पिंडल, तो माइटोटिक स्पिंडल बनेगा। फिर उसके बाद में दो ग्रूव बन जाएगी, खांच बनेगी दोनों तरफ से, खांच, सेल फरो मेथड पढ़ा होगा सेल डिवीजन में आपने, कोशिका खांच विधि, कोशिका खांच विधि के थ्रू जो साइटोप्लाज्म है पैरामीशियम का वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। उसी टाइम पर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बन जाएगी, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बन जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो बड़ा दिख रहा है ना, जो किडनी शेप का दिख रहा है बच्चों, मैंने लिखवाया था मैक्रो न्यूक्लियस जो है किडनी शेप का होता है, ब्लू कलर से शुरू में दिख रहा है आपको, किडनी आकृति का होता है वृहद केंद्रक। और जो सूक्ष्म केंद्रक होता है या फिर माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप का दिख रहा है आपको आराम से। और जो बेटा व्हाइट कलर का राउंड शेप गोला दिख रहा है ना, वो फूड वैक्यूल है, खाद्य रिक्तिका है, वो खाद्य रिक्तिका है। जल्दी से ड्रॉ करेंगे फिर चलेंगे आगे। डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिर इसके थ्योरी पार्ट को मेंशन करेंगे।
डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन यही आ जाता है कि राइट द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, या फिर पैरामीशियम में जनन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताइए, तो वहां पर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन यानी अलैंगिक जनन में द्विविखंडन की प्रक्रिया समझानी पड़ेगी और लैंगिक जनन भी समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए डायग्राम हमें ड्रॉ करना जरूरी है। चलिए, इतना अगर हमने लिख लिया तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इस डायग्राम को। ये तो बेसिक मैं बोल सकती हूँ हमारा शुरू वाला, मैं बोल सकती हूँ पैरामीशियम है, पेरेंट पैरामीशियम बोल सकते हैं, जनक मैं बोल सकती हूँ इसको पैरामीशियम। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले बेटा जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर एनलार्ज हो चुका है, मतलब लंबा हो चुका है ना, लंबाई बढ़ा चुका है। और जैसे लंबा हो गया तो वो फाइनली 2 में डिवाइड होगा, वहां पर 2 में डिवाइड होगा, अभी केवल उसकी लंबाई जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब ये इंक्रीज होता है उसी टाइम पर जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस होता है, सूक्ष्म जो मैं बोल सकती हूँ केंद्रक होता है, वो भी डिवाइड हो जाता है। चलो ठीक है। उसके बाद में स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसे तर्कु तंतु बोलते हैं हम, सेल डिवीजन के टाइम पे जो बनते हैं। तो समसूत्री तर्कु तंतु या तर्कु उपकरण का निर्माण होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है ये वाला। ये इसलिए बनता है, ध्यान से सुनेंगे, ये माइटोटिक स्पिंडल या समसूत्री तर्कु तंतु इसलिए बनता है क्योंकि जितने भी सेल के कंपोनेंट्स है, जितने भी सेल के घटक हैं, वो 2 बराबर भागों में बट जाए, इसलिए बन रहा है ये, है ना। चलो, फिर उसके बाद में एक न्यू ओरल कैविटी यहाँ पर बन गई। पहले एक ओरल कैविटी थी, पहले एक ओरल कैविटी थी, और अब कितनी बन चुकी है, 2 बन चुकी है, यानी 2 मुख गुहा बन चुकी है। फिर फाइनली यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुके, 2 मैक्रोन्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको किडनी शेप के, यानी 2 वृहद केंद्रक दिख रहे हैं आपको किडनी आकृति के, साथ में 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो गए जो काले कलर से डॉट हमने बना रखे हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी यहाँ पर 2 बन चुकी है, मतलब लास्ट वाले स्टेप में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी 2 बन जाती है। संकुचनशील रिक्तिका की संख्या भी 2 हो जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ से इस तरीके से ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, खांच बन रही है। वो इसलिए खांच बन रही है ताकि ये आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, ये खांच आगे बढ़ते बढ़ते इस तरीके से 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, पैरामीशियम बढ़ जाएगा। एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर खंड के पास में सारी चीजें हैं। कैसे सारी चीजें हैं, देखो, ये रहा मैक्रोन्यूक्लियस, ये रहा मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस या फिर वृहद केंद्रक, वृहद केंद्रक। मैं एक का लेबल कर देती हूँ, नीचे वाले का सेम चीज ही है ना, तो वह वृहद केंद्रक। क्या ये कलर अच्छे से दिख रहा है आपको? चलो मैं डार्क कलर लेती हूँ दूसरा। ये है फूड वैक्यूल, ये है फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। ये है गलेट, गुहा कहा था, गुहा या इंग्लिश में गलेट, ठीक है। ये है माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक। और ये लास्ट में है संकुचनशील रिक्तिका, इससे को यहीं से लेबल कर लेंगे, तो ये भी लेबल करेंगे और फिर चलेंगे आगे, ये भी लेबल करेंगे फिर चलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे, द्विविखंडन के चरण। लिखेंगे द्विविखंडन के चरण।
द्विविखंडन के चरण, स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिजन, स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिजन, स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिजन। पहला पॉइंट लिखेंगे, बृहद केंद्रक, बृहद केंद्रक लंबा होकर, लंबा होकर दो भागों में, दो भागों में, दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। इसे ही असूत्री विभाजन कहते हैं, असूत्री विभाजन द्वारा, असूत्री विभाजन द्वारा, इंग्लिश में बाई अमाइटोसिस, बाई अमाइटोसिस। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, macronucleus get enlarged in, macronucleus get enlarged in length, macronucleus get enlarged in length, and finally divide with the help of, and finally divide with the help of a mitosis, finally divide with the help of a mitosis। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सूक्ष्म केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक यानी माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस समसूत्री विभाजन की सहायता से, समसूत्री विभाजन की सहायता से, समसूत्री विभाजन की सहायता से, सहायता से दो भागों में बट जाता है। और हर चीज को डबल होना पड़ेगा क्योंकि पैरामीशियम भी दो बनाने हैं, तो हर चीज को डबल करना पड़ेगा। दो भागों में बट जाता है, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस करता है, मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो अमाइटोसिस करता है ना। तो सूक्ष्म केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक समसूत्री विभाजन की सहायता से, समसूत्री विभाजन की सहायता से, समसूत्री विभाजन की सहायता से, समसूत्री विभाजन की सहायता से दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। इसके पश्चात, इसके पश्चात मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी जिसको गलेट भी कहा, गलेट, गलेट भी अपनी प्रतिलिपि, अपनी प्रतिलिपि बनाती है। दो गलेट बन जाएगी, अपनी प्रतिलिपि बनाती है, अपनी प्रतिलिपि बनाती है तथा संकुचनशील रिक्तिका, तथा संकुचनशील रिक्तिका, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या भी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या भी दुगनी हो जाती है, संख्या भी दोगुनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे आफ्टर दिस, आफ्टर दिस ओरल कैविटी, आफ्टर दिस ओरल कैविटी
oral cavity. After this, oral cavity also produce their copy. Oral cavity also produce their copy, and the number of contractile vacuole and the number of contractile vacuole and the number of contractile vacuole contractile vacuole contractile vacuole and the number of contractile vacuole also get double लास्ट में क्या होगा, लिखेंगे कोशिका में एक अनुप्रस्थ खांच बनती है, मतलब सीधे बन रही है ना। तो कोशिका में एक अनुप्रस्थ खांच मतलब ट्रांसवर्स फरो बनती है, जिससे पैरामीशियम या जनक पैरामीशियम कोशिका दो भागों में बंटकर दो पुत्री पैरामीशियम कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, ये हो गया हिंदी का पूरा बाइनरी फिजन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे a transverse furrow produced at the central part of cell सेल के सेंट्रल पार्ट में ट्रांसवर्स फरो बनेगी, खांच बनेगी, जिससे पैरामीशियम दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बाय विच पेरेंट पैरामीशियम सेल get divided into two new daughter paramecium cells. पैरामीशियम सेल और यहीं पर बाइनरी फिजन होता है पूरा। हेडिंग डालेंगे बाइनरी फिजन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड लिखेंगे लैंगिक जनन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इंग्लिश में कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहा जाएगा लैंगिक जनन। और पैरामीशियम में लैंगिक जनन जो होता है वो एक स्पेसिफिक मैनर से होता है, विशिष्ट तरीके से होता है, जिसे कहा जाता है संयुग्मन। इंग्लिश में कहा जाता है कंजुगेशन। अब वही है, पहले डायग्राम अच्छे से देख लेंगे
तो मुझे लगता है इसकी थ्योरी को पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका भी, फिर उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स जो है वो मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। कंजुगेशन के थ्रू होता है, क्या होगा वो देखेंगे। देखो, एक पैरामीशियम तो ये रहा, एक पैरामीशियम, दूसरा पैरामीशियम ये रहा हमारा, सारी स्ट्रक्चर इनके पास में। सबसे पहले दोनों पैरामीशियम जो है वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, मतलब एकदम साथ में आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। फिर इनके बीच में मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो भाई आपको ये याद रखना है कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल से 4 न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये याद रखना। माइटोसिस होता है तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। समसूत्री विभाजन, जैसे अभी पीछे बाइनरी फिजन में समसूत्री विभाजन हुआ था, माइक्रो न्यूक्लियस ने किया था। जो सूक्ष्म केंद्रक था उसने समसूत्री विभाजन करके एक न्यूक्लियस ने 2 न्यूक्लियस बना लिए थे। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका माइटोसिस की जगह मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। आपको याद रखना है, मियोसिस जैसे ही होगा बेटा, जैसे ही मियोसिस होगा तो देखो यहाँ पर एक एक न्यूक्लियस थे, यहाँ पर 4 न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं। 4 यहाँ पर मैंने दूसरे कलर से बना दिए और 4 जो है यहाँ पर दूसरे कलर से हमने बना दिए। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये हमने बना दिया। थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ मैं। ये बन गया हमारा वापस से पैरामीशियम। ये पैरामीशियम अभी जुड़े हुए हैं, अभी केवल इनने मियोसिस किया है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि जब भी मैं बोल सकती हूँ मियोसिस होता है तो जो डिप्लॉइड मैं बोल सकती हूँ माइक्रो न्यूक्लियस होगा, 2n होगा, वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाता है। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। चलो ठीक है, वापिस से अभी ये जुड़ी हुई है, अभी इनमें कुछ काम नहीं हुआ है ना, साथ में ये जुड़ी हुई है। ये हमने बना दिया इसका गलेट, ये इधर बना दिया, ये इसका बना दिया गलेट। चलो ठीक है, अब क्या होगा सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे अगर इस प्रोसेस को, तो इसके न्यूक्लियस जो है वो इधर जा रहे हैं और इसके न्यूक्लियस जो है वो इधर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ या फिर एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस मतलब इसका एक ब्लू जो न्यूक्लियस बनाया था मैंने नीले रंग का केंद्रक, वो इस वाले के पास चला गया और इसका जो ऑरेंज कलर का न्यूक्लियस था वो इसके पास में आ गया। मतलब दोनों के केंद्रकों की अदला बदली हो गई, दोनों के न्यूक्लियस ने इंटरचेंज जो है वो कर लिया है। अब क्या होगा, इंटरचेंज करने के बाद में दोनों जो हमारे पैरामीशियम है जो पास में अभी थोड़ी देर पहले तक जुड़े हुए थे, अब दोनों जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, यानी दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। और याद रख लेना, जब दोनों अलग हो गए तो अब वहां पर जितने भी पैरामीशियम सेल्स है उनमें एक
सेल का या एक पैरामीशियम का न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, 2 सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम कंजुगेशन के नाम से जानते हैं। कंजुगेशन या संयुग्मन में केवल 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 इतना होगा कि जो 2 सेल्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के पास चला जाता है, बाकी सेल्स जो है वो कुछ भी नहीं करती। तो फटाफट से इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ तक ही कर लो, यहाँ तक ही बना लो, पूरा बनाने की जरूरत जो है हमें नहीं है ना, यहाँ तक बना लो।
चलिए, तो इसी के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कंजुगेशन का जो आपका डायग्राम है ये होता है पूरा, और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है कैसे कंजुगेशन की प्रोसेस है वो तो ऑलमोस्ट समझ आ ही गया। दो पैरामीशियम सेल आपस में नियर बाई आती है, पास में आती है, फिर इनके न्यूक्लियस जो है वो मियोसिस के थ्रू अपनी नंबर जो है वो 1 से 4 बन जाते हैं, और फिर उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक का आदान प्रदान होता है, और लास्ट में दोनों पैरामीशियम वापस से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द कंजुगेशन प्रोसेस, जिसे हिंदी में हम संयुग्मन के नाम से जानते हैं। बाकी इसकी डिटेल जो है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।